नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और अंक के साथ आपका स्वागत है। 25 प्रश्नों का यह सेट फिर से आपके लिए 25 प्रश्न नहीं बल्कि ये ढेर सारे प्रश्नों का एक समावेश है। क्लास के रूप में हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जहाँ ज़रूरत हो। और हाँ दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए अनुकूल है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। स्वतः पोषित कह रहा है, कहने का मतलब है कि वो जिस तरह से पेड़ स्वतः पोषित होते हैं उसी तरह से भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका सही जवाब शैवाल हो जाएगा। शैवाल जो होता है ये स्वतः पोषित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा कहता है, तेलुगु कीर्ति अमुक्त मलवेडा, इसका याद नाम रखना है, ये बहुत फेमस है। अमुक्त मलवेडा का लेखक कौन था ये बताना है। देवराय, हरिहर, बुक्का। तो ये कृष्णदेव राय इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों ये जो आप देख रहे हैं, देवराय हो या हरिहर हो, बुक्का हो, कृष्णदेव राय हो, सभी ये कहाँ के थे याद करें। हम्पी आप सुने होंगे। हम्पी कहाँ की राजधानी थी ये बताइए आप हमको। हम्पी राजधानी जो थी ये कहाँ की राजधानी थी। और हरिहर और बुक्का किसका हरिहर और बुक्का हम कितनी बार बता चुके हैं, इसलिए हम आज नहीं बताएंगे, पक्का नहीं बताएंगे। हरिहर और बुक्का जो कह सकते हैं स्थापित किए थे, ये तो हम बता देते हैं कि संगम वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, संगम वंश की स्थापना किए थे। ये भी बता देते हैं कि 1336 ईस्वी में। लेकिन कौन सा, मतलब शहर का नाम या फिर राज्य का नाम बताना है, ये आपके ऊपर है। हम बाकी सारे हिंट दे चुके हैं। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय अमुक्त मलवेडा के लेखक हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। देखिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ही नकदी रिजर्व अनुपात का उपकरण है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर बताना है। अंतर कितना है ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, 2011 जनगणना के अनुसार अगर बिहार की साक्षरता अगर हम लोग जाने, बिहार की साक्षरता अगर हम लोग जाने तो कितना है, 61.8% है। इसे जरूर आप याद रखें क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे पुरुष साक्षरता, बिहार की हम बात खाली कर रहे हैं, पुरुष की साक्षरता की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे तो ये लगभग है कितना हो जाएगा, 73.37% ये है। अगर महिला की साक्षरता अगर हम लोग जान लें, महिला की साक्षरता तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53.3, ठीक है, प्रतिशत। तब अंतर देख लें, अंतर लगभग यहाँ कितना हो जाता है, 19.7% ये आपका अंतर हो जाता है। ठीक है, तो जो ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता 61.8%, इसे जरूर याद रखें। पुरुष साक्षरता 73.37, महिला साक्षरता 53.30। तो इन दोनों में जो अंतर होता है ये बताना है। तो लगभग 19.7% ही इसका अंतर होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है ये बताना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई की श्रेणी में से रखा जाता है। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो कम से कम इसमें 3 सत्र जरूर होने चाहिए। ठीक है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र अधिवेशन होते हैं, 3 की संख्या में। शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है, इसे याद रखें, ये 12 बजे शुरू होता है शून्यकाल का समय। शून्यकाल का समय कितने बजे शुरू होता है, 12 बजे, इसे आप याद रखें। चलिए हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। हल्दी घाटी पुरस्कार, तो सबसे पहले तो आप इसे जान लें कि यह पत्रकारिता से संबंधित है। यह हल्दी घाटी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता से संबंधित। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था इसे आप देखें। हल्दी घाटी का युद्ध अगर इसकी बात कर लें तो ये 1576 ईस्वी को हुआ था। 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप वर्सेस किसके बीच में, अकबर के बीच में।
अकबर के तरफ से कौन लड़ा था? मान सिंह लड़ा था, ठीक है। अकबर खुद नहीं लड़ा था, मान सिंह लड़ा था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के संबंध में, इसे याद रखें। चलिए, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी ये बताया जा रहा है। तो नई विदेश व्यापार नीति जो है वो 1 अप्रैल से लागू होगी, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार है, काबरा है, भीमताल है, लोकटक झील है। 4 ऑप्शन है आपके। तो ये लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई क्रेटर झील है। चलिए आगे देखेंगे। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस हाल ही से यह मनाया जाने लगा है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किनकी याद में, किनकी जयंती में? किनकी जयंती में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। चलिए, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कारा निम्न में से कौन सी बन गई है? अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ या फिर शिवांगी सिंह। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा मिंटी अग्रवाल, जिन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने क्या किया था? अभिनंदन, आपको नाम याद होगा, अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन था उसे उड़ाया था, ठीक है। उसे मतलब कि आक्रमण करने से पहले उसे मार दिया था। अभिनंदन भी जिसमें से पाकिस्तान में गिर गया था, पाकिस्तान में गिरने से उसे पकड़ लिया गया था। तो अभिनंदन को यह सपोर्ट की थी, साथ दी थी मिंटी अग्रवाल, ठीक है। तो ये मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी, इसीलिए इनको दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह कब से शुरुआत किया गया है? 2001 ईस्वी से। इसे भी आपको याद रखने हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2001 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। और इनका जो जन्म दिवस है 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म की अगर बात कर लें तो 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और यह पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पटना में जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। और ये पश्चिम बंगाल के मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स दिवस मेडिकल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि 1 जुलाई को इनका प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स दिवस। ग्रीन चैनल है एक, ये डाक सेवा है, इसे आराम से देख लें, डाक सेवा है ग्रीन चैनल। चलिए, WLL का अर्थ बताना है, आसान है, वायरलेस इन लोकल लूप इसे कहा जाता है। WLL का अर्थ होता है वायरलेस एंड लोकल लूप। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो ये तो आप जानते होंगे, आसान है, भारत है, जहां 2000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। 2000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है भारत में, इसलिए इसका आंसर आपको रटने नहीं है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? इसका जवाब अगर आपको देखना है तो आप हैदराबाद, इसका सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। अगर आप बात कर लें तो इसका शाखाएं जो है, जैसे कि यह लखनऊ में भी है, उसके बाद इसका शिलोंग में भी है, ढेर सारी जगह हैं, इसका कर सकते हैं, ब्रांचेज कर सकते हैं, ठीक है। कानपुर में भी है। चलिए आगे देखेंगे। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट या पूर्व का इतालवी भाषा भी बोला जाता है? पूर्व का इतालवी भाषा, ठीक है। पूर्व का इतालवी किसे कहा जाता है?
तो यह तेलुगु भाषा है। कौन सा भाषा है? तेलुगु भाषा। ठीक है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट, इसे तेलुगु को बोला जाता है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, घूमर है, डांडिया भी है, गरबा भी है, लेकिन कथकली जो है ये भारतीय लोक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए, मिशन इंद्रधनुष का सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण। उसके बाद आगे देखेंगे, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। लगभग करंट से यह प्रश्न है। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बांग्लादेश नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, इसका सही जवाब नेपाल हो जाएगा। सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात कर ले तो ये मौर्य साम्राज्य की स्थापक थे, संस्थापक। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में यह स्थापना किया था। किसे हरा के? तो घनानंद को हरा के, जो कि घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, घनानंद, इसे जरूर याद रखें, सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन ये बनता है, बार बार पूछा जाता है, घनानंद किसका समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखना है। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और इसकी जो मौत हुई थी 298 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? ये श्रवणबेलगोला में हुआ था, और सहने के बाद अपने आप को मौत के हवाले किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। उसके बाद बिंदुसार राजा बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था। आगे देखेंगे, निम्न में किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? रूस की बात यहाँ पे हो रहा है, तो ये ट्रॉट्स्की हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, रूस में लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 25 प्रश्नों का थोड़ा तेजी से किया गया है, मूल्यांकन किया गया है, आंसर बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके थोड़ा सा शेयर कर लें, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।